स्टार्टिंग करेंगे एलिमेंट्स के साथ। पहले आइटम देखें सरप्लस। लास्ट ईयर था माइनस का 1 लाख और अभी है प्लस का 4 लाख। शिवम आगे बताएं, प्रॉफिट है कि लॉस इस साल? सर इस साल प्रॉफिट है, अगले साल लॉस था, तो प्लस करेंगे। इस साल प्रॉफिट है कितना? इस साल प्रॉफिट है 4 लाख का। इस साल प्रॉफिट कितना? 5 लाख का प्रॉफिट। माइनस 1 लाख से हमारा सरप्लस प्लस का 4 बन गया, तो माइनस 1 में ऐसा कितना ऐड हुआ कि वो प्लस का 4 बन गया? 5 ऐड हुआ। माइनस 1 में और प्लस 4 में 5 लाख का गैप है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं सर, लास्ट ईयर का करंट ईयर का प्रॉफिट लिखते हैं पहले, फिर उसमें से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस करते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। करंट ईयर के प्रॉफिट में लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेस करते हैं, तो डिफरेंस वाला प्रॉफिट करंट ईयर का प्रॉफिट होता है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस में है, इससे माइनस माइनस प्लस कर दिया। पॉइंट नंबर 2, डिवेंचर्स। लास्ट ईयर डिवेंचर थे 10 लाख, अभी डिवेंचर है 9 लाख। बताएंगे शुरू इशू करेंगे, रिडीम करें। रिडीम करें 10 लाख से 9 लाख हो गए, तो मतलब 1 लाख के डिवेंचर रिडीम करें। कौन सी एक्टिविटी? प्लस के माइनस माइनस redemption of debenture 1 लाख रुपए ब्रैकेट। रिडीम करने का मतलब रीपे करना लोन पब्लिक को जो लिया था पहले, आउटफ्लो है, इसलिए ब्रैकेट लगेगा। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि डिबेंचर जो रिडीम करें वो 31 मार्च 15 को रिडीम करें, साल के एंड में रिडीम करें। तो हर इंटरेस्ट कितने पे देंगे? 10 लाख पे देंगे कि 9 लाख पे देंगे? करेक्ट है, 10 लाख। भाई 9 लाख तो डिबेंचर पूरे साल रहे, उन पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो 1 लाख के डिबेंचर रिडीम हुए हैं वो डाउटफुल है कि उन पे इंटरेस्ट देंगे कि नहीं। तो हमने लोन साल के बिल्कुल एंड में चुकाया, तो पूरे साल लोन का पैसा यूज करा, तो उस पर भी इंटरेस्ट देंगे। 10 लाख पर इंटरेस्ट कहाँ लिखो डिबेंचर इंटरेस्ट? 2-3 महीने छोड़ने के बाद लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट 10 लाख का 12% 1,20,000 ऐड होगा। पीछे कृष्ण और कहाँ लिखे डिबेंचर इंटरेस्ट? प्लस के माइनस डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए फाइनेंसिंग में से माइनस किया जाएगा, आउटफ्लो है, प्रॉफिट से घट गया होगा, इसलिए ऐड बैक करना है पीएनएल ऑपरेटिंग। पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट ईयर 180 था, करंट ईयर में 140। इस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, बट मान लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। आरुष क्या करें? 1,80,000 के साथ मान लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तब आपको आंसर देना है। क्या करें? 1,80,000 के साथ सर ऊपर प्लस कर देंगे, नीचे माइनस कर देंगे। और 140 के साथ क्या करेंगे जो करंट ईयर का है? वन 180 प्रीवियस ईयर का है, 140 करंट ईयर का। आपने बताया 180 प्लस 180 माइनस, तो 140 का क्या करना है बताइए? सर जो 180 है वो प्लस हो जाएगा और जो 140 है वो माइनस हो जाएगा। उल्टा, करंट ईयर का ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में लेस करते हैं। हालांकि इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि टैक्स पेड 140 है, इसलिए अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। बाई बैलेंस शीट
ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैंक अकाउंट, जितना टैक्स पेड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला है, जितना प्रोविजन मेड। प्रोविजन मेड बन रहा है। क्वेश्चन क्या क्या लेकिन ऑपरेटिंग में सर जो प्रोविजन 1 लाख ऐड होगा और 140 लेस। ठीक, प्रोविजन मेड ऑपरेटिंग में ऐड होता है। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है ये वाला अमाउंट, और ऑपरेटिंग की सेकंड लास्ट लाइन लेस टैक्स पेड, इसमें 1,40,000 टैक्स पेड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड सम। पॉइंट नंबर 5 पर आ गए, मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं, इसलिए अकाउंट नहीं बनेगा। सेक्शन बताएं क्या करें। 16,42,000 लास्ट ईयर था, अब 24,06,000 हो गया। डेप्रिसिएशन है कि सेल? परचेज। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीन की फाइनेंसिंग कैसे हो गया? मशीनरी एसेट होती है, नॉन करंट एसेट होती है। परचेज ऑफ मशीनरी 24,06,000 माइनस 16,42,000 कितना है ये बताएं? 7,64,000। परचेज करिए, आउटफ्लो से माइनस करेंगे। एक्यूमुलेट डेप्शन अकाउंट लास्ट ईयर 2,02,000 था, अभी 4 लाख। चलो बताएं। ऑपरेटिंग में ऐड होगा और एक्यूमुलेट डेप्शन अकाउंट 2,02,000 से 4 लाख हो गया, मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो लगा है वो लगा है 1,98,000 प्रॉफिट में से लेस हो चुका होगा, इसलिए ऐड कर रहा है। पॉइंट नंबर 6 गुडविल। गुडविल अमॉर्टाइज हो रही है तो फिर ऐड होगा कितना अमाउंट? 20,000। गुडविल रिटर्न। ये बताएं गुडविल इंक्रीज हो रही होगी तो क्या करते हैं? सर इन्वेस्टिंग परचेज ऑफ गुडविल। ठीक, कोई भी एसेट बढ़े तो परचेज है, इन्वेस्टिंग में माइनस, घटे तो डेप्शन है, ऑपरेटिंग में प्लस। नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, इंक्रीज है कि डिक्रीज? प्लस के माइनस? माइनस। ठीक, दो लाइन छोड़ करके लिखें। इंक्रीज इन स्टॉक कितना अमाउंट आया जी? 1,24,000 ब्रैकेट में। कंप्लीट हो गई एडिशन इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट हो गया नोट्स टू अकाउंट। अब बैलेंस शीट पर आ रहे हैं। पीछे का बताएं, शेयर कैपिटल कितना अमाउंट? ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना। शेयर इशू हो रहे हैं, इनफ्लो है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा।
इसके आगे नोट नंबर मेंशन है, वो आपको नहीं पढ़ना क्योंकि वो ऑर्डिनल ऑफ अकाउंट्स में कवर हो गया। कंप्लीट हो गया लायबिलिटी साइड। अब आ रहे हैं एसेट साइड। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बड़ी डिक्रीज हो रहा है। वन है इंक्रीज हो रहा है। कहाँ लिखेंगे इसको? इसे ऑपरेटिंग पर इन्वेस्टिंग में प्लस Yes. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे वो 50,000 माइनस 50,000 पैकेट किस जगह? ऐसे इन्वेस्टिंग में ठीक। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग में एडलेस नहीं होता। ऑपरेटिंग में जो एडलेस होते हैं वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होते हैं। एक करंट एसेट नहीं, नॉन करंट एसेट है, इसलिए ऑपरेटिंग में नहीं आया। इंक्रीज हो रहा है तो परचेज करा है, परचेज करा है तो आउटफ्लो, इसलिए ब्रैकेट चला गया, माइनस होगा प्लस नहीं। अब करंट एसेट्स पर आ गए। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इन कैश इक्विवेलेंट को ऐड करके लिखेंगे। मुझे बताइए क्लोजिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट 2,80,000 करेक्ट है। 180 प्लस 1 लाख 2,80,000। नेक्स्ट बताएं ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट 240 हाँ जी 240 2,40,000। आगे बताएं इंक्रीज कितना? 40,000 40,000। तीनों एक्टिविटी के आंसर को ऐड करने के बाद 40,000 आना चाहिए। ये हमारा ऑपरेटिंग का पहला आंसर है, जिसका नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तीनों आइटम ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आंसर आया ये बता? 9,38,000 9,38,000। 124 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे नाम देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। बताएं कितना है? 8,14,000। टैक्स पेड माइनस करने के बाद जो बचे हमारा फाइनल आंसर वो कितना है? 6,74,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में दो ही आइटम है, कितना आंसर आया? 8,40,000 ब्रैकेट में है इसलिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना आंसर आया ये फाइनेंसिंग का? 1,80,000 सर एक चीज सर बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ रह गया? बैंक ओवरड्राफ्ट तो थोड़ा नोट ही रह गया। नोट्स तो अकाउंट में कितना नोट नंबर रह गया जी हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर 1 लाख था और अभी 3 लाख है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है करंट लायबिलिटी में क्लोज ये एक आइटम है जो ऑपरेटिंग में एडलेस में नहीं लेते हैं, फाइनेंसिंग में लेते हैं क्योंकि बिजनेस को फाइनेंस करने का पार्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इंक्रीज हो रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से 3 लाख हो गया तो 2 लाख रुपए का हमने और बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है। 2 लाख रुपए का और बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है प्लस होगा। बताएं कितना आंसर आया? 1,80,000 पॉजिटिव है इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटी का आंसर को ऐड कीजिए। यानी 40,000 ही आ रहा है।
पेज 244। ट्रू फॉल्स पढ़ा जी पहला क्वेश्चन। इट इज नॉट कंपल्सरी to prepare and present cash flow statement along with financial statement। हर्ष बताएं। नेसेसरी सर कोई भी आइटम अगर ऑप्शनल होगी तो कोई नहीं बनाना है, क्योंकि जो कंपलसरी होगी लोग नहीं बनाना। तो कोई भी आइटम ऑप्शनल नहीं होती, कंपलसरी है। फॉल्स हो गया इसलिए आंसर। नेक्स्ट निकल, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू एज सर्टेन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ट्रू है जी। शॉर्ट टर्म इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ 12 महीने की ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ड्यूरिंग दैट 12 मंथ्स कितना कैश आया कितना कैश गया, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है। नेक्स्ट चैप्टर रेशियो में सीखेंगे शॉर्ट टर्म के अलग इंडिकेटर होते हैं, लॉन्ग टर्म के अलग इंडिकेटर होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म का है। ट्रू हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट हाइलाइट्स द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। ट्रू है, यही काम है इसका। पूरा कैश कहां मूव करा, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, ये इंफॉर्मेशन एक पेज पे लिख के दिखाना। ट्रू हो गया। फोर्थ आर्ग्यू, कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद AS3 रिवाइज्ड। ट्रू है, इसमें एग्जाम में AS का नंबर चेंज कर सकता है गलत करवाने के लिए आंसर, तो AS3 रिवाइज्ड ये याद करके जाना। दो AS याद करना है, AS 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो गुडविल में यूज होगा, और AS3 रिवाइज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, सेल ऑफ प्लांट अफेक्ट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉल्स है। प्लांट की सेल करना किसको अफेक्ट करता है सक्षम? इन्वेस्टिंग में अफेक्ट करता है। प्लांट नॉन करंट एसेट है तो उसकी परचेज या सेल इन्वेस्टिंग में आएगा, ऑपरेटिंग में नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखा होगा, सेल ऑफ प्लांट लिखा। प्रॉफिट या लॉस लिखा होता तो हम ट्रू करते, सेल ऑफ प्लांट नहीं आता होगा। 6 पॉइंट पर आ गए, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स आर शोन अंडर द हेड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सही है कि गलत? सही क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग में आते हैं। करेक्ट है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग की जगह फाइनेंसिंग लिखा होता तो ट्रू हो जाता, इन्वेस्टिंग लिखा है इसलिए फॉल्स हो गया। 7, इन्वेस्टमेंट मैच्योरिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रू है जी। तो हमें 90 डेज 3 मंथ वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, उससे ज्यादा टाइम है मैच्योरिटी में तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनेगा। 8 पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल अफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए जी कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो डिविडेंड पेड, तो इसको ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं सॉल्व करने के लिए। बट डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर फिर ऑपरेटिंग में लिखे हैं इसको, क्योंकि ऑपरेटिंग में भी ऐड होता है। इसका करेक्ट आंसर है कि फाइनेंसिंग ही लिखेंगे। देखो इनडायरेक्ट मेथड में हम खुद ही बोल करके चल रहे हैं कि वो आइटम लिखते हैं जो ऑपरेटिंग नहीं होती। तो जो भी आइटम हम ऐड लेस करते हैं ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग नहीं होती। तो डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग नहीं होता, भले ऑपरेटिंग में ऐड होता है वो, बट वो ऑपरेटिंग नहीं होती। ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो ये इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, इसलिए ऑपरेटिंग नहीं होता, इसलिए आंसर इसको फॉल्स देंगे। समझ आ रहा है लॉजिक में? तो इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से तो सर ये आएगा कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक। लेकिन हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यही इनडायरेक्ट मेथड में यही लिखा हुआ है कि जो आइटम ऑपरेटिंग नहीं होती वही आइटम हम लिखते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। तो लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेटिंग बन जाएगी, लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेटिंग बन जाएगी, रहेगी वो फाइनेंस, उसका नेचर वही रहेगा। फॉल्स हो गया इसलिए इसका आंसर। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अफेक्ट्स द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रू है जी। इनकम टैक्स पे करना कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए ऑपरेटिंग में लिया जाता है। नेक्स्ट, कैश रीपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन इज अ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ट्रू है जी, लोन रीपे करना या लोन लेना दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। 11 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फॉल्स है जी। अभी पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है कि ड्यूरिंग द 12 मंथ कितना पैसा आया और गया, लॉन्ग टर्म का कोई लिंक नहीं है इससे। 12th पॉइंट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पता है? ट्रू है। अब पर ये बताएं इसमें प्रीमियम नहीं लिखा होता तो क्या होता, ट्रू या फॉल्स? ट्रू रहता तब भी सब शेयर में प्रीमियम पे इशू करें या पार पे इशू करें, शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही रहेगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर की फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल। फॉल्स क्यों लगा? डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना, लोन पे इंटरेस्ट पे करना कंप्लीटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग, डिबेंचर रिडीम करना फाइनेंसिंग, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना फाइनेंसिंग। एनसीएल के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। शिवम आपकी बारी आ गई आगे। 14 कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर बाय फाइनेंसिंग कंपनी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। सर फॉल्स। फॉल्स है जी, क्योंकि डिबेंचर का कन्वर्जन, इसमें डिबेंचर नाम की लायबिलिटी खत्म होती है, इक्विटी शेयर नाम की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, ना पैसा आता है ना पैसा जाता है, नो फ्लो। 15 कैश पेमेंट टू एक्वायर मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग। ट्रू है जी, मशीनरी खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। फॉल्स। करेक्ट है जी, मतलब इंक्लूड होगा। डिमांड डिपॉजिट का मतलब बैंक में मेरा जितना भी पैसा जमा है मैं जब डिमांड करूं पैसा निकाल सकता हूं। डिमांड डिपॉजिट उसे कहते हैं। जैसे पीपीएफ का पैसा 15 साल के लिए ब्लॉक होता है तो डिमांड डिपॉजिट नहीं। एनपीएस का पैसा 60 ईयर की एज तक के लिए ब्लॉक होता तो वो डिमांड डिपॉजिट नहीं। अगर मैंने एफडी ऐसी वाली एफडी कराई है जो ब्रेक नहीं की जा सकती मैच्योरिटी से पहले तो वो भी डिमांड डिपॉजिट नहीं है। मैंने एफडी ऐसी कराई है जिसको मैं जब मर्जी तोड़वा सकता तो डिमांड डिपॉजिट है। एनी अमाउंट डिपॉजिट विद द बैंक व्हिच कैन बी डिमांडेड एनी टाइम आर डिमांड डिपॉजिट। कैश कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रू है जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर शेयर्स में करी है हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए करी है, एनसीए का पार्ट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा तो किधर आएगा? हर्ष 17 पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड नहीं होता, ये बात लिखी हुई है, तो कहां इंक्लूड होता है? इन्वेस्टिंग में इंक्लूड होता है। 18 इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। निखिल ट्रू है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाता है, हमारा पहला आंसर आ जाता है, उसके बाद ही पीएनएल की सारी आइटम आनी चालू होती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पीएनएल में आता है। 19 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज, जो मेन काम है उनका, एंड दोज एक्टिविटी व्हिच आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जो इन्वेस्टिंग नहीं है जो फाइनेंसिंग नहीं है वो ऑपरेटिंग। बताएं ट्रू है जी? यस। 20 क्वेश्चन पर आ गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके बारे में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इंक्लूड की जाती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हां जी सही है बिल्कुल। मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केटेबल है, मार्केटेबल मतलब जब मर्जी बेच दें, मार्केटेबल में मतलब जब चाहे बेच दें, इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। जैसे कि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जब चाहे बेच सकते हैं, मार्केट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर वो शेयर अलॉट किए जाते हैं कुछ लोगों को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, शेयर अलॉट किए गए कुछ लोगों को, इसमें हमारी मर्जी नहीं है, जब चाहे ट्रांसफर करें। नीचे लिखा हुआ है कुछ इनकम टैक्स ऑपरेटिंग भी है, इनकम टैक्स इन्वेस्टिंग भी है और इनकम टैक्स फाइनेंसिंग भी है। इनकम टैक्स तीनों है। अगर इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, बिजनेस इनकम पे टैक्स दे रहे हैं तो ऑपरेटिंग जनरली ये वाला टैक्स होता है, इसलिए अब तक जितने क्वेश्चन करे हमने उसमें ऑपरेटिंग में लिखा है इनकम टैक्स। अगर टैक्स दिया हमने गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें 5 हेडिंग होती है
अलग अलग हेड में हमें अपनी अपनी इनकम लिखनी होगी। पहला हेड आता है सर सैलरी। अगर हमारी इनकम सैलरी से है तो किस वाली हेडिंग की तरफ इनकम लिखनी है। अगर हम एम्प्लॉय नहीं है, हमें सैलरी नहीं मिलती, तो इसको ब्लैंक कर देंगे, नील छोड़ देंगे। सेकेंड हेडिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें इनकम आती है सिर्फ रेंटल इनकम। अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रखा है, उससे हमें इनकम हो रही है, तो इस वाली हेडिंग के अंदर लिख देंगे। अगर एक आदमी के पास 2 प्रॉपर्टी है और वो दोनों में रह रहा है, तो गवर्नमेंट कहेगी हम मान लेंगे कि आप एक रेंट पे दे रखी है और आपको रेंट की इनकम हो रही है, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और अब एक ने 2 घर लेके बैठा, गलत है। एक घर को सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरे घर को डीम्ड टू बी रेंटेड ऐसा मानकर रेंट की इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पर आती है रेंट की इनकम। अगर हमें कोई रेंट की इनकम नहीं है तो ये खाली जाए, तो दोनों घर में रह रहा है पर वो कह रही तो गलत है ना गवर्नमेंट के हिसाब से। तो फिर कितनी इनकम का टैक्स देगा? दोनों। हाँ, तो रेंट की इनकम निकालने का तरीका है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, म्युनिसिपल वैल्यू के बेस पर निकालते हैं। तीसरी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या हम प्रोफेशनल है, सर्विस दे रहे हैं, तो हमें कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ है, प्रॉफिट आएगा मतलब एक्सपेंस लेस करने के बाद। ये आप सब पढ़ेंगे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। चौथी हेडिंग है जी कैपिटल गेन। अगर मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो वो इनकम यहाँ लिखी जाए। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब सिर्फ लैंड बिल्डिंग नहीं होता, ज्वेलरी भी होता है। डेफिनेशन इसकी एग्जैक्ट लिखी हुई इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और जिसका कोई नहीं होता उसका अदर होता है। अदर इनकम, जिसके लिए कोई स्पेशल 4 हेड नहीं है, वो अदर इनकम में है। जैसे कि लॉटरी लग गई, पैसे मिल गए। जैसे कि बैंक में पैसा पड़ा, उस पर इंटरेस्ट मिल गया। जैसे कि मैंने एफडी कर रखी है, उस पर इंटरेस्ट मिल गया। अदर इनकम, जिसके लिए 4 स्पेशल हेड नहीं है, वो अदर इनकम में आता है, 5 हेड में। तो मैं अपनी 5 हेड की इनकम ऐड करके फिर उसको इनकम टोटल कैलकुलेट करना होता है, उस पर टैक्स देना होता है। अब यहाँ पॉइंट क्या है? यहाँ पॉइंट ये है कि ये वाली इनकम तो सर हमारी बिजनेस से है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा इनकम टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स होता है ये वाला टैक्स, जो प्रॉपर्टी बेचने पर लगता है। मैंने वो बिल्डिंग बेच दी महंगी, मशीनरी बेच दी महंगी, इन्वेस्टमेंट बेच दी महंगी, उस पर प्रॉफिट हो गया, तो उस पर ये वाला टैक्स लगता है। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एनसीए से रिलेटेड है ये वाला टैक्स। इसलिए कैपिटल गेन वाला टैक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग। क्लियर हुई जी बात? उसके बाद डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स हालांकि इस साल के बजट में अबॉलिश कर दिया गया है, तो आपके सिलेबस में नहीं आना चाहिए। डिविडेंड टैक्स क्या है? गवर्नमेंट ने डिविडेंड, इससे डिस्कस भी हुआ था पहले। गवर्नमेंट जब कंपनी डिविडेंड बांटती है शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, उनकी इनकम होती है डिविडेंड की, और वो टैक्स नहीं भरते। तो गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लॉन्च कर दिया, डिविडेंड टैक्स। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कंपनी को कि आप जितना डिविडेंड बांटोगे उस अकॉर्डिंग आप ही टैक्स भरते हो गवर्नमेंट, और सारे शेयर होल्डर्स के हैंड में वो डिविडेंड की इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, उनको टैक्स नहीं भरना। तो था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी कहते हैं, सीडीटी का डीडीटी। तो इस साल बजट में अबॉलिश कर दिया गया है। कंपनी को कोई डिविडेंड टैक्स नहीं पे करना होता, हम शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है हमें उसे इनकम में ऐड करना होता है, अदर इनकम में, और उस पर टैक्स देना होता है। अच्छा, तो फिलहाल अगर क्वेश्चन में डिविडेंड टैक्स आ गया बाई चांस, तो डिविडेंड टैक्स डिविडेंड पे दिया जा रहा है, और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए डिविडेंड टैक्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड टैक्स लिख जाए, फाइनेंसिंग में लिखना है आपको, और कैपिटल गेन टैक्स लिख जाए, इन्वेस्टिंग में लिखना है, और इनकम टैक्स ऑपरेटिंग है। सिर्फ टैक्स लिखा है तो इनकम टैक्स मानेंगे, ऑपरेटिंग में। 21 पर आ गए। इसमें लिखा हुआ इनकम टैक्स पेड कैन नेवर बी शोन एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसकी बारी चल रही है, हाँ जी, फॉल्स है। इनकम टैक्स क्वेश्चन लिखा है कभी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं हो सकता, तो हमने डिस्कस कर लिया, हो सकता है। 22 amount transferred to general ledger is shown in financing activity।
तो ट्रू क्या है? कैश फ्लो में आया ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग में ऐड होता है, ऑपरेटिंग में ऐड होता है। 23 कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, मतलब कैश कितना मिलेगा बेच करके हमें पता है, नोन है, एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू, खास चेंज नहीं आया। जैसे जब हम शेयर्स वगैरह को खरीदते बेचते हैं उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो 1 लाख रुपए का 100 रुपए लगता है लगभग। अगर मैं 1 लाख के शेयर बेच दूं तो सिर्फ 100 रुपए चार्जेस लगेंगे, बाकी पैसा पूरा आ जाएगा। तो इनसिग्निफिकेंट चेंज, खास चेंज नहीं, इसलिए उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है। डेफिनेशन में लिखी हुई है इसलिए ट्रू है। 24 PM expenses paid during the year are added to net profit before tax and extraordinary items and shown as outflow under financing activity. बताएं करण। फॉल्स है जी, इनकम क्लेम एक्सपेंस हमने पे करा है, उसको एड बैक नहीं किया जाएगा, ऑपरेटिंग ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है इसलिए ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। 25 shares issued to promoters in consideration of their service are shown as financing. false क्यों है? सर क्योंकि नॉट कैश था। करेक्ट है जी, प्रमोटर को हमने सर्विस के बदले में शेयर इशू करे हैं, इसमें ना पैसा आया ना पैसा गया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए फॉल्स। आगे लिखा है जी ग्रेचुइटी मींस कैश गिफ्ट गिवन टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ग्रेचुइटी एक्ट भी बना हुआ है इसका, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर हमारी कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो हमारी कंपनी में ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पे हमें पेंशन के साथ साथ ग्रेचुइटी का पैसा भी देना होगा। तो ग्रेचुइटी पेड टू अ रिटायरिंग एम्प्लॉय इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताएं फॉल्स। फिर कौन सी एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्यों? सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है ना, सब पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं। देख ग्रेचुइटी का पैसा नहीं आता लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है 60 की एज पे तभी उसी दिन कैलकुलेट होता है और उसी टाइम पे होता है। देखो पेंशन का कॉन्सेप्ट समझिए, पेंशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख हो तो 10% उसकी सैलरी से हमने काट लिया, उसको 90,000 ही दी, तो कैलकुलेशन आज ही होगी 10,000 रुपए की। उनको एम्प्लॉय के टाइम रिटायरमेंट के टाइम पे पे करना है, आज ही हमें अमाउंट का आइडिया हो गया, कैलकुलेशन हो गई, हमें आज ही पैसा कट करना। लेकिन ग्रेचुइटी का पैसा जब वो रिटायर होगा तभी देंगे। अब सपोज वो 60 की एज से पहले ही फॉर्म छोड़ के चला गया अपनी मर्जी से तो हमें पैसा दे देंगे। और अभी से प्रोविजन कैसे बनाना है अमाउंट नहीं पता। ग्रेचुइटी का जो पैसा होता है वो लास्ट 6 महीने की सैलरी के बेस पे कैलकुलेट होता है। जब वो 60 का होगा पता नहीं कितनी सैलरी होगी उसकी उस टाइम, बोनस ऐड करने के बाद, तो उसी टाइम कैलकुलेट होता है जब पे होता है, पहले से कैलकुलेट नहीं होता। मतलब बैलेंस शीट के अंदर है ही नहीं, ग्रेचुइटी पेड बैलेंस शीट के अंदर है ही नहीं। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए इन्वेस्टिंग होने की वजह? पे करके फिर ऑपरेटिंग में जाएगा नहीं क्योंकि रेगुलर नहीं कर देना, बार-बार तो इन्वेस्टिंग में तब आता जब नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होगा। नॉन करंट एसेट का ग्रेचुइटी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इन्वेस्टिंग नहीं। फाइनेंसिंग में तब आता जब शेयर होल्डर फंड्स नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी की शॉर्ट टर्म बोरो इनसे रिलेटेड होता तो फाइनेंसिंग में आता। ये उनसे रिलेटेड भी नहीं है इसलिए फाइनेंसिंग भी नहीं। ये सर हमारा रिकरिंग नेचर का भी नहीं है इसलिए ऑपरेटिंग भी नहीं। तीनों एक्टिविटी नहीं, लेकिन पेड तो है, कैश ट्रांजैक्शन तो है, कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो कहाँ लिखें? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। दोज एक्टिविटी व्हिच आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आर ऑपरेटिंग, इसलिए ऑपरेटिंग में आएगा। 27 इनकम टैक्स पेड इज ऑलवेज शोन एज ऑपरेटिंग। फॉल्स है जी, हमने अभी डिस्कस किया था, ये इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, ये फाइनेंसिंग भी हो सकता है। आगे डिविडेंड पेड इज ऑलवेज शोन एज फाइनेंसिंग।
ट्रू है जी, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग रहेगा, चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो। इशू ऑफ शेयर इज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बताइए ट्रू फॉल्स। 29 सर आपने खाली इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था, तो true होगा। इशू ऑफ बोनस शेयर फॉल्स होने की वजह सर नॉन कैश है। करेक्ट है जी, बोनस शेयर का मतलब फ्री में शेयर बांट रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए फाइनेंसिंग नहीं होगा, फॉल्स हो गया। 30 शिवम आपकी बारी है। डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश इज शोन एज इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सर फॉल्स। तो टू क्या होगा? सर ट्रू होगा कि सर कैश लिया तब होगा ना, जो डिबेंचर डालते तब होगी ठीक। सर डिबेंचर वो मतलब डिबेंचर दे रहे हो इसको, तो कैश देंगे तब हम इसको रिवॉर्ड देंगे ना। मतलब क्या है सर, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए फॉल्स। 31 depreciation and amortization are added to net profit before tax and extraordinary items, they being non cash expense, true है जी, fill the blanks पर आ गए। according to section 2 subsection 40 of the Companies Act 2013 it is dash for a company to prepare cash flow statement, सेक्शन नंबर हमें याद नहीं करना, तो इसमें आईडी लगाना है सेंटेंस से कि it is compulsory या optional, it is mandatory for a company to prepare cash flow statement, तो compulsory या mandatory लिख सकते हैं। Second, according to AS3 revised, cash flows are classified into operating, investing, आगे शिवम financing। Third, purchase of fixed assets, third point, purchase of fixed assets for cash is an example of इन्वेस्टिंग investing। इनको क्या फ्लो? आउटफ्लो ऑपरेटिंग प्लस के माइनस क्या ऑपरेटिंग में क्या है। ठीक। फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिफ्थ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन AS3 शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर डैश मेथड, तो मेथड दो सीखे थे सर हमने ऑपरेटिंग के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बताएं नहीं इनडायरेक्ट मेथड सही। 6 पॉइंट, टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट शुड बी सेपरेटली शोन एज कैश फ्लो फ्रॉम डैश एक्टिविटी, ऑपरेटिंग वाले में दिखाया जाता है इसको सेपरेटली। 7 डैश एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड बोरोइंग्स। आरुष, कैपिटल एंड बोरोइंग्स ये किस साइड आती है, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है? अच्छा फाइनेंसिंग होती है सर, शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स एनसीएल से रिलेटेड एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। 8 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब मार्केट में मनी का सब्स्टिट्यूट होगा, जैसे कि हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद ली, शेयर्स खरीद लिए, including cash and cash equivalent सही है। Goodwill amortized is dash the profit made during the year for calculating cash operating activity, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि लेस करते हैं, अंजलि बताएं। ऐड करते हैं। 10 पॉइंट, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सी कंपनी के लिए परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग कंपनी की। 11 पॉइंट, पेटेंट परचेज्ड and completely amortized in the year of purchase is added under dash and shown as outflow under dash। पहले वाला ब्लैंक बताया जरा, added under operating, add into operating, भव्य। नेक्स्ट वाला investing, आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग में, परचेज करा है इस साल इसलिए इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है, इसी साल राइट ऑफ कर दिया इसलिए ऑपरेटिंग में ऐड होगा। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज शोन एज financing, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सही है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आर शोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 14 प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। 5th पॉइंट, द बेसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिस जब भी लिखा हो तो हमने 11th क्लास चैप्टर 4 में पढ़ा था, दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, कैश बेस और अक्रूवल बेस। बताएं कौन सा बेस फॉलो होता है? कैश बेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो इसलिए कैश बेस। 16
debentures issued for consideration other than cash are not shown in the cash flow statement because dash is not received. Cash is not received, इसलिए नहीं शो करा. Marketable securities are included in सर कैश cash and cash equivalent में include किया जाता है, पूरा लिखना होगा. 18. Current investments are shown कैश एंड कैश cash and cash equivalent. 19. Buyback of own share is shown as outflow in financing activity as देखो buyback of own share खुद की कंपनी के शेयर खरीदना फिर उन्हें कैंसिल करना, तो शेयर से रिलेटेड है, अपनी ही कंपनी के शेयर से रिलेटेड है, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. ऐसा बहुत रेयर होता, काफी परमिशन लेनी पड़ती है उसकी, तब जाकर अलाउड होता है, इसलिए एज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को शो किया जाता है. नेक्स्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस आर शोन एज आउटफ्लो अंडर, बताएं शिवम. फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है शेयर इशू से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो. डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द डैश ऑफ द डिबेंचर्स. फेस वैल्यू बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि 100 रुपए का डिबेंचर है और 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू करा है, तो एक्चुअल में 90 रुपीस ही तो आए हमारे पास, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 90 रुपीस ही लिखा जाएगा. डिस्काउंट को जो राइट ऑफ करा है वो फेस वैल्यू से माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आया वो लिखा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जितना एक्चुअल कैश रिसीव. नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डैश बेसिस. नेट प्रॉफिट क्योंकि कैश फ्लो नहीं बताता, वो पीएनएल बताता है और पीएनएल अक्रूवल बेस पे बनता है, इसलिए इसका अक्रूवल आंसर. नेक्स्ट, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय एन इन्वेस्ट फाइनेंसिंग कंपनी, बताएं. ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंसिंग कंपनी की, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग नहीं लिखा होता तो इन्वेस्टिंग बन जाता. परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय, चाहिए आंसर आ गया, फिर इन्वेस्टिंग बन गया अगले वाला. नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज पूरा लिखना है, क्योंकि 3 पहले वाला अलग था, रिवाइज वाला अलग है. नीचे देखिए मिस्टेक्स क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल इन नेचर. अकाउंट्स में सर कुछ भी फ्यूचर का हम कैलकुलेट ही नहीं करते, हर चीज पास्ट पर कैलकुलेट करते हैं. ये भी साल खत्म हो गया, लास्ट ईयर में कैश आ जा चुका है, तब हम लिख रहे हैं, तो फ्यूचर का हम लिख रहे हैं, पास्ट का लिख रहे हैं, इसलिए हिस्टोरिकल इन नेचर है. दूसरा, कैश बजट will study in financial management subject in graduation is based on future estimate. कैश बजट हम कैलकुलेट करना सीखेंगे ग्रेजुएशन के अंदर, तो बजट का मतलब ये होता है नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट. जैसे हर साल फरवरी में बजट आता है, तो प्रीवियस ईयर के लिए आता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए आता है? नेक्स्ट ईयर के लिए आता है. फ्यूचर के बजट फ्यूचर के लिए होता है, तो ग्रेजुएशन में सीखेंगे. अच्छा, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर. कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट वो सिनोनिम है, बिल्कुल सेम है. सही है गलत है? गलत है. कैश फ्लो स्टेटमेंट पास्ट पर है, कैश बजट फ्यूचर पे है, इसलिए दोनों सेम नहीं. दूसरा, करेक्ट द स्टेटमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर रिजल्ट्स इन नो फ्लो ऑफ कैश. देखिए डिस्काउंट रिसीव हो रहा, तो डिस्काउंट रिसीव में एक्चुअल कैश फ्लो ना मिल रहा. डिस्काउंट रिसीव का मतलब इतनी पेमेंट कम करनी है, तो नॉन कैश हुआ ना. क्रेडिटर को मुझे 1 लाख रुपए देने थे, 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने, अब मैं उसको 90,000 पे करूंगा, ये मतलब है 10,000 तो ना मिलेंगे ना देंगे, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट रिसीव. थर्ड पॉइंट, डज पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स रिमेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी एंटरप्राइज. तो खुद की चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो, उसका काम ही शेयर्स खरीदना बेचना है, लेकिन अपनी ही कंपनी के खुद के शेयर इशू करना ये किसी कंपनी का काम नहीं होता. अपनी कंपनी के खुद के शेयर्स पे डिविडेंड देना ये किसी कंपनी का काम नहीं होता, इसलिए डिविडेंड पे करना, शेयर्स इशू करना, शेयर रिडीम करना, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही रहेगा, चाहे किसी भी टाइप की कंपनी में. नेक्स्ट क्लास मेरी टेस्ट है इस चैप्टर का, उसमें नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट हो जाएगा. तो डाउट हो तो पूछ सकते हैं, टाइम है हमारे पास.